नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। बिहार की उच्च शिक्षा रिलेटेड बात करें, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत बड़ी दुविधा का हल है यह वीडियो। इसलिए आप अपनी दुविधाओं के हल के लिए इस वीडियो पर आखिर तक बने रहें। सबसे पहली दुविधा क्या है कि अभी आप तो अवगत हैं कि लगातार कल कहें या फिर आज कहें हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की जो मुहिम चली थी उसका प्रभाव कहें या फिर आयोग की स्वयं से चेतना जागी है। खैर जो भी हो, अभ्यर्थियों का भला हो रहा है ये अच्छी बात है। क्या भला हो रहा है तो लगातार 2-3 वर्षों से माननीय न्यायालय की तरफ से अड़चन की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी। लेकिन अब जो है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल आपने फिलॉसफी विषय की नोटिफ़िकेशन देखी और आज साइकोलॉजी विषय की भी नोटिफ़िकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो अभी इंटरव्यू कॉल आ रहा है, वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बुलाया जा रहा है, जिस कैटेगरी में सीटें बढ़ी हुई हैं, उसमें बुलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये प्रत्येक कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल आ रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि जिसमें सीटें बढ़ी हैं, केवल उसमें ही इंटरव्यू कॉल आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। जिस कैटेगरी में सीटें घटी हैं, उसमें भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है और जिसमें सीटें बढ़ी हैं, उसमें भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है। अब आपको लगेगा ये मैं कैसी बकवास वाली बातें कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा, तभी आप डिटेल समझ पाएँगे। सबसे पहले समझें कि एक्चुअल में ये सीटें बढ़ी और घटी क्यों हैं। हो सकता है आप ये चीज़ जानते हो लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हो इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा-सा बैक में जाना चाहूँगा और बैक ये है इसकी राम कहानी पुराने समय की कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो वैकेंसी निकाली गई थी तो भिन्न-भिन्न सीटों में माननीय न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसमें जो सीटों का आवंटन है कैटेगरी वाइज़ वो उचित ढंग से नहीं किया गया है। इसमें कहीं न कहीं अनियमितता है। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने एक गाइडलाइन दिया था, इन्हें दिशा निर्देश दिया था कि आप पुनः से रिकैलकुलेट करें, रिवाइज़ करें और उस आधार पे शिक्षा विभाग और माननीय आयोग की तरफ से ये रिकैलकुलेट किया गया, री-एक्सरसाइज़ किया गया और री-एक्सरसाइज़ करने के बाद सीटें समग्र रूप से सीटें कांस्टेंट रहीं। अगर साइकोलॉजी विषय में 424 सीटें वैकेंसी थीं, तो वो एज़ इट इज़ कांस्टेंट रहीं। फिलॉसफी विषय में जितनी वैकेंसी थी एज़ इट इज़ कांस्टेंट रहीं। लेकिन कैटेगरी वाइज़ सीटें इंटरचेंज होने की वजह से सीटें घट-बढ़ गईं। किसी कैटेगरी में सीटें बढ़ीं तो किसी कैटेगरी में सीटें घटीं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जिस कैटेगरी में सीटें बढ़ीं केवल उसी कैटेगरी में साक्षात्कार हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसी बातें नहीं हैं। यहाँ पर साक्षात्कार प्रत्येक कैटेगरी के लिए हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको थोड़ी ही देर में चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। तो आपने ये समझ लिया कि सीटें कैसे घटी-बढ़ीं। अब आते हैं कि हम प्रत्येक कैटेगरी में कैसे इंटरव्यू हो रहा है, ये किस बिहाफ़ पे कह रहे हैं। मैं साइकोलॉजी की ही एक साइकोलॉजी को ही एज़ ए रेफ़रेंस ले रहा हूँ, उसके आधार पे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट वाले समझ पाएँगे। सबसे पहली बात कि अभी तक जो इंटरव्यू हो रहा था, वो मात्र 3 गुना अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल आ रहा था, राइट? यानी 1 सीट है, तो उस पर 3 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल आ रहा था। लेकिन इसमें अड़चन हो क्या रही थी, ऐसे अभ्यर्थी का हित कहीं न कहीं इसमें मारा जा रहा था जो कट ऑफ मार्क्स के नंबर पर जाकर के रुक रहे थे। जैसे सपोज़ दैट यहाँ पर मान लीजिए कि किसी विषय के अनारक्षित वर्ग में 10 सीटें खाली हैं, तो इसमें कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? 30 लोगों को बुलाया जाएगा। तो जो 30 लोगों को बुलाने के लिए आयोग को मान लीजिए कट ऑफ जो है 76 निर्धारित करना पड़ रहा है। राइट 30 लोगों को बुलाने के लिए लेकिन 31वें नंबर का अभ्यर्थी 32वें नंबर का अभ्यर्थी 33वें नंबर का अभ्यर्थी 34-35 नंबर का अभ्यर्थी इसका भी स्कोर 76 है मान लीजिए सपोज दैट तो ऐसी स्थिति में आयोग 31 से लेकर के 35 नंबर के अभ्यर्थी को इंटरव्यू कॉल नहीं बुला रहा था क्यों नहीं बुला रहा था क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अनारक्षित वर्ग में मान लीजिए 10 सीटें खाली हैं तो 10 सीट की तुलना में आयोग कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल कर रहा था मात्र 30 लोगों को कॉल कर रहा था लेकिन यहाँ पे 30 लोगों में जो 5 अभ्यर्थी है लास्ट का, उसका भी स्कोर सेम है। आखिर वाले इस अभ्यर्थी की तुलना में 30वें नंबर के अभ्यर्थी जो हैं 29वें नंबर के अभ्यर्थी जो हैं, उनकी जो एक्यूआई स्कोर बन रही है और जो 31 से 35 की बन रही है, उसकी सेम है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था। इसके पीछे आयोग का तर्क था कि हमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना है। ठीक है और वो शॉर्टलिस्ट कैसे कर रहे थे एज के आधार पे कर रहे थे जिनकी एज अधिक रह रही थी उनको इंटरव्यू के लिए ले रहे थे कॉमन नंबर होने पर और जिनकी एज कम हो रही थी उनको इंटरव्यू कॉल नहीं बुला रहे थे 3 गुना अभ्यर्थी चूंकि वो ले रहे थे तो इस पर किसी अभ्यर्थी द्वारा केस किया गया था माननीय न्यायालय में और केस करने के बाद उसमें ये था अभ्यर्थी का कहना कि आपने
फाइनल रिजल्ट के दरमियान ये कहा है कि अगर इक्वल इक्वल नंबर होगा। आपने अर्थात अभ्यर्थी का यह क्लेम था आयोग के संदर्भ में, माननीय न्यायालय में दलील पेश की गई थी अभ्यर्थी के पक्ष के वकील की तरफ से कि आपने जो विज्ञापन निकाला है उस विज्ञापन में आपने यह दर्शाया है कि फाइनल रिजल्ट के समय, रिजल्ट प्रकाशन के दरमियान अगर इक्वल इक्वल नंबर होगा, ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए 5 सीटें हों और 5 सीटों पर अगर 7 लोगों का कहीं न कहीं बराबर नंबर आता है या फिर छठवें और सतवें का बराबर आता है, पाँचवें के बराबर, तो ऐसी स्थिति में जो आखिर के 2-3 लोग जो कॉमन रहेंगे, उसमें जिनकी एज अधिक होगी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कब था? ये फाइनल सिलेक्शन के दरमियान था। और आयोग क्या कर रहा था? आयोग इंटरव्यू प्रोसेस के ही दरमियान इक्वल नंबर होने पर एज वाला फैक्टर बैठाने लग रहा था। तो माननीय न्यायालय ने इस त्रुटि को पकड़ा और उसके बाद कहीं न कहीं ये गाइडलाइन दिया गया, दिशा निर्देशित किया गया कि जब कॉमन नंबर है तो उसमें आप इंटरव्यू कॉल लीजिए। 3 गुना से अधिक हो रहा है तो क्या हुआ? उसके भी तो चयन होने की प्रबल संभावना है। इस वजह से अब से आयोग कर क्या रहा है कि जितने भी कैटेगरी हों, चाहे अनारक्षित हों, अनारक्षित फीमेल हों, अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति हों, ठीक है? जितने भी कैटेगरी हैं, उसमें अगर 3 गुना बुलाने के लिए जो वो कट ऑफ निर्धारित कर रहे हैं, उस कट ऑफ पे अगर 3 गुना से अधिक को भी बुलाना पड़ रहा है उस कट ऑफ के लिए, तो आयोग उस कट ऑफ पे अभ्यर्थियों को बुलाएगा। आयोग उस कट ऑफ पे अभ्यर्थियों को बुलाएगा। इस वजह से यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी विषय में मात्र कितनी सीटें बढ़ी थीं? मात्र 18 सीटें बढ़ी हुई थीं। 17 सीटें बीसी कैटेगरी में बढ़ी हुई थीं और 1 सीटें डब्ल्यूबीसी में बढ़ी हुई थीं। 18 का 3 गुना कितना होता है? 54 होता है। तो कुल 54 अभ्यर्थियों को ही मात्र इंटरव्यू कॉल आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए 98 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आयोग के द्वारा 98 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो एक्चुअल में 98 में अच्छा एक चीज़ और है, इस 98 में बीसी कैटेगरी के भी हैं, जनरल कैटेगरी के भी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी हैं, सब कैटेगरी के हैं, ठीक है? जबकि सब कैटेगरी में तो सीटें नहीं बढ़ी थी, अनरिजर्व कैटेगरी में बल्कि 1 सीटें घट ही गई थी, ठीक है? और इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सीटें घट गई थी। लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक कैटेगरी के अभ्यर्थी को बुलाया गया। तो इसलिए बुलाया गया जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जो कट ऑफ स्कोर के बराबर अगर अभ्यर्थी रह रहे हैं, भले ही वो 3 गुना से अधिक हो जा रहा हो इनको कलेक्ट करने में, इसके बावजूद उनका भी इंटरव्यू अब आयोग को लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, न कि केवल स्पेसिफिक कैटेगरी में जिसमें सीटें बढ़ी हुई हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और ये प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों के थे कि 3 गुना को ही बुलाना था, 18 सीटें केवल साइकोलॉजी में बढ़ी हैं, तो 98 को कैसे बुला दिया? तो उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे कैसे बुलाया है, राइट? तो ये प्रत्येक कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब रही बात कि बीसी ईबीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में उतने अभ्यर्थी नहीं थे, ईबीसी कैटेगरी में तो सीटें खाली रहने वाली हैं। एसटी एससी कैटेगरी में इसमें भी सीटें लगभग खाली रहने वाली हैं। तो इसमें फिर कहाँ से आयोग आखिर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा? ऑलरेडी जितने थे वो साक्षात्कार दे चुके हैं। जिन जिन कैटेगरी में उस कॉमन नंबर पर बाकी थे उनको इंटरव्यू कॉल आया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि बीसी कैटेगरी का इंटर कट ऑफ जो मार्क्स है बहुत नीचे गया है। पहले 68 था और अब जाके 33 गया है। इसी तरह बीसी फीमेल में भी देखेंगे, यहाँ पे भी 33 गया है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इतना नीचे क्यों कट ऑफ गया है? चूंकि आयोग को जो सीटें बढ़ी हुई थी उनके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना था। बीसी कैटेगरी में और डब्ल्यूबीसी में टोटल जोड़ करके 18 सीटें बढ़ी थी और 18 के 3 गुना यानी 54 को बुलाना था। 54 को बुलाने के लिए आयोग को कट ऑफ कहीं न कहीं 33 तक डाउन करना पड़ा, इसलिए 33 कट ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे अभी कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा आप उम्मीद न रखें, क्योंकि उम्मीद टूटने को बहुत कष्ट होता है। बस आप यही मान के चलें कि यह आपको एक साक्षात्कार अनुभव के लिए मौका है, आप साक्षात्कार देंगे, आपको एक अनुभव होगा कि हाँ, चलो साक्षात्कार कैसे होता है। बाकी रिजल्ट आपका होगा इसकी संभावनाएँ बहुत नगण्य हैं। हाँ, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स पे बराबर-बराबर थे, उनको इंटरव्यू कॉल आया है, उनके होने की प्रबल संभावना बन सकती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उनकी संभावना नहीं बनेगी। अगर उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, तो मेबी उनका चयन हो सकता है। जैसे अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, अनारक्षित वर्ग में 76 कट ऑफ है। अगर अनारक्षित वर्ग में 76 पे किन्हीं को इंटरव्यू कॉल आता है या ईडब्ल्यूएस में किसी को इंटरव्यू कॉल आता है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रबल संभावना है कि उनके रिजल्ट हो सकते हैं। 76 पे अगर 14 नंबर जोड़ दिया जाए तो इनका लगभग 89 स्कोर बनता है।
ठीक है? तो 89 ये बहुत अच्छा स्कोर है। इसे हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि 89 या 90 स्कोर लगभग अगर आता है फाइनल, तो इस पर आपके चयन होने की संभावनाएँ बन सकती हैं, बिल्कुल ही बन सकती हैं। इसलिए आपको ये एक सुनहरा अवसर है, खासकर अनरिज़र्व कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनको इंटरव्यू कॉल आया है, आप प्रयासरत रहें, आपके चयन होने की संभावनाएँ बन सकती हैं अगर बेहतर साक्षात्कार गया तो। बीसी कैटेगरी के लिए क्या है? तो बीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा आप होप न रखें, क्योंकि ऑलरेडी 68 पर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा चुका है। इसलिए इतना कट ऑफ डाउन जाने से आपको मात्र एक अनुभव मिलेगा, इंटरव्यू दे कर के आएँगे, बाकी रिज़ल्ट में आपकी जगह कहीं भी नहीं बनते हुए देखने को मिलने वाली है। साक्षात्कार कब है? तो आप देख पा रहे हैं 28/5/2024। चलिए, आपके कुछ और भी महत्वपूर्ण कमेंट थे यूट्यूब पर, मैं उसे भी देख लेता हूँ, ताकि आपकी ये शिकायत ना रहे कि आपके मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। देखिए यहाँ पे गीत नाम के व्यूअर हैं, उनका क्या कहना है कि यूट्यूबर महोदय इसका जवाब दीजिए कि जिसमें सीट घटी हैं, क्या उनमें से जॉइंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को हटाया जाएगा? नियम के अनुसार तो यही होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक और बंधु का है, मेरा भी है। आयोग के मनमानी करने में आपका सहयोग 100% है। वाह! क्या बात है। अरे वाह रे! आपने ऐसा कैसे कहा कि मेरी वजह से आयोग मनमानी कर रहा है? मेरी वजह से आयोग मनमानी कर रहा है, पता नहीं आप किस वजह से कर रहे हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की अभी तक ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के चीज़ों को प्रस्तुत किया गया हो। इसमें जो फैक्ट रहे हैं, वही चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आयोग को मनमानी करने का मौका दिया गया है या वगैरह-वगैरह। और दूसरी बात कि अभी फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, मैथिली इन विषयों के रिज़ल्ट कहाँ निकले हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जॉइन अभ्यर्थी के चयन होने के बाद उनकी एक सीटें घट जाएँगी, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। हिंदी वगैरह विषय में अभी कहाँ कोई भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, एक्सरसाइज़ देखने को मिला है। इसलिए आप जो ये कह रहे हैं कि 1 सीटें घट जाने पे नौकरी चली जाएगी अभ्यर्थी की, तो अभी तो रिज़ल्ट ही प्रकाशन नहीं हुआ है। तो फिर नौकरी जाने जैसी कहाँ से बात आती है? चलिए नेक्स्ट इसी तरह बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी का कट ऑफ इतना कम क्यों है सर? इसके बारे में बताएँ। जी, मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना था, इस वजह से ये कट ऑफ कम देखने को मिला है। अगला देखिए क्या है कि सर साइकोलॉजी का रिजल्ट कब आएगा? जी हाँ, साक्षात्कार के लिए आप देख ही रहे हैं कि 28 मई की तिथि निर्धारित है। उम्मीद रखें जून के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रबल संभावना है जून के फर्स्ट वीक में। यानी तो ऐसा भी हो सकता है कि 28 की संध्या को ही आपको देखने को मिल जाए, 29 को देखने को मिल जाए, कभी भी देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। अगला है कि सर रिसर्च पेपर में नंबर कैसे काटे जा रहे हैं, कृपया प्रकाश डालें। चलिए यही आपका आखिर प्रश्न मैं रखता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो आखिर प्रश्न अभिनव प्रियदर्शी जी का है कि सर रिसर्च पेपर में नंबर कैसे काटे जा रहे हैं? देखिए बहुत सारे कंडीशन है रिसर्च पेपर में नंबर काटे जाने के। अगर आपने अप्लाई करते समय प्रॉपर वे में नहीं लगाया है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि अप्लाई करते समय मात्र फर्स्ट पेज रिसर्च पेपर का लगा दिए हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है और इंट्रोडक्शन का छोटा-सा भाग है और बाकी उन्होंने इंडेक्स लगाया है, कवर पेज लगाया है, इस तरह से लगाया है, तो उसको इनकम्प्लीट आर्टिकल मान करके आयोग द्वारा छाँट दिया जा रहा है, ठीक है? एक वैसे पेपर को नहीं स्वीकार किया जा रहा है। और दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं वो मेरे हाथ में है, ओरिजिनल जनरल है। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी जनरल हैं जो कि क्लोन जनरल हैं। तो क्लोन जनरल को भी छाँटा जा रहा है, राइट? आयोग के स्तर पे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तब जाकर के पेपर को एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी इसके संबंध में बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली है कि कैसे-कैसे नंबर रिसर्च पेपर पे काटे जा रहे हैं। मैं इसको हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। फाइनली आप सभी आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता है और जिनको इंटरव्यू कॉल आया है, उनके भविष्य उज्ज्वल हो, मेरी शुभकामनाएँ हैं और इसे अनुभव से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसे सीरियस ना लें, अनुभव के तौर पे लें, साक्षात्कार दें, एन्जॉय करें। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको सभी सूचनाएँ समय पे उपलब्ध हो जाएँ। और वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को इधर-उधर शेयर भी कर दें ताकि सूचनाएँ केवल आप तक सीमित ना रहें। चलिए आखिर तक बने इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।